व्यावसायिक अध्ययन अध्याय 2 में हम प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य का कथन होते हैं जो प्रबंधकीय निर्णयों एवं कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। ये उन घटनाओं के अवलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर बनाए हैं जिनका प्रबंधकों द्वारा वास्तविक कार्य व्यवहार में सामना किया जाता है। यह महज व्यवहारों से संबंधित होते हैं, अतः यह विज्ञान के सिद्धांतों से भिन्न होते हैं। ये प्रबंध तकनीकों से भी भिन्न होते हैं। जहाँ तकनीकें कार्य करने के तरीकों से संबंधित है, वहीं सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन करते हैं तथा निर्णयों में सहायक होते हैं। सिद्धांत मूल्यों पर आधारित होने चाहिए, तभी समाज के तरफ उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायक होंगे। एक लंबे समय अवधि में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। पहली प्रकृति है यह सर्वप्रयुक्त है, यह सार्वभौमिक है। चाहे वो एक व्यावसायिक संस्थान हो, गैर व्यावसायिक संस्थान हो, वह एक विनिर्माण संस्था हो या सेवा प्रदान करने वाली संस्था हो, हर जगह यह सिद्धांत अपनाए जाते हैं। दूसरा है सामान्य मार्गदर्शन है, यह कार्य करने के लिए दिशा निर्देश हैं। ये पूर्व निर्मित समाधान नहीं बताते, क्योंकि वास्तविक व्यावसायिक स्थितियां काफ़ी जटिल एवं गत्यात्मक होती हैं। स्थितियों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तीसरा, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित होती है। यह सिद्धांत अनुभवों एवं तथ्यों के अवलोकन के उपरांत विकसित किए जाते हैं। चौथा, लोचशील। यह सिद्धांत लोचशील होते हैं, जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित करके प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह कठोर एवं दृढ़ नहीं होते जैसे विज्ञान के सिद्धांत। इनका मानव के ऊपर एप्लीकेशन होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, और प्रबंधक अपनी अपनी बुद्धि चातुर्य के अनुसार इसको अपनाते हैं। पांचवा, यह मुख्यतः व्यावहारिक है। इसकी प्रकृति मुख्य रूप से व्यावहारिक होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य प्राणियों के जटिल व्यवहार को प्रभावित करना होता है। छठा, कारण एवं परिणाम से संबंधित है। इसके द्वारा कारण एवं प्रभाव में संबंध स्थापित किया जाता है तथा ये निर्णयों के परिणामों को बताते हैं। अगर कोई परिणाम आया तो उसके पीछे क्या कारण था, यह बताते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंधकों को यह वास्तविक उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करता है, इनसाइड नॉलेज देता है। प्रबंध के सिद्धांत विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधकीय निर्णय लेने एवं इनका क्रियान्वयन करने के में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह प्रबंधकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं तथा प्रबंधकीय कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। दूसरा है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। प्रबंध के सिद्धांत मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय प्रदान करते हुए इनका अनुकूलतम उपयोग संभव बनाते हैं। तीसरा, वैज्ञानिक निर्णय। प्रबंध के सिद्धांतों पर आधारित निर्णय वास्तविक संतुलित एवं समुचित होते हैं। अगला है परिवर्तनशील वातावरण की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। व्यावसायिक वातावरण परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। प्रबंधकीय सिद्धांत प्रभावपूर्ण नेतृत्व द्वारा तकनीकी परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होते हैं। पांचवा है सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांतों व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करके
करने का मार्गदर्शन देते हैं। उदाहरण के लिए समानता एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। छठा है प्रबंधकीय प्रशिक्षण, शिक्षा एवं शोध। इनमें प्रबंधकीय सिद्धांत बिजनेस स्कूल्स में ये इम्बाइब करने में मदद करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकीय अध्ययन में अनुसंधान और विकास करने के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं। हमारे सामने अब 3 प्रश्न आते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रबंध के सिद्धांतों की उत्पत्ति प्रबंधकों द्वारा ही हुई है और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विभिन्न परिस्थितियों में जब उन्होंने समस्याओं को हैंडल किया तो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से इस सिद्धांतों को ले डाउन किए। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में प्रबंधकों की मदद कैसे करते हैं? हमने ऊपर चर्चा की कि प्रबंध के सिद्धांत सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं और जब यह सिद्धांत सामाजिक मूल्यों पर आधारित हैं तो समाज के प्रति जो प्रबंधन की उत्तरदायित्व है उसको हमेशा ध्यान में रखते हैं और प्रबंधकों की मदद करते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोई एक कारण दीजिए कि प्रबंध के सिद्धांत कठोर एवं दृढ़ क्यों नहीं होते? चूंकि इन प्रबंध के सिद्धांतों का मानव के ऊपर एप्लीकेशन होता है, ह्यूमन बींग्स इसको इम्बाइब करते हैं और अप्लाई करते हैं। इसका संबंध मानवीय व्यवहारों से है और ये मानवीय व्यवहार कॉम्प्लेक्स हैं, अनिश्चित हैं, भिन्न हैं। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत कठोर एवं दृढ़ नहीं होते। क्लासिकल स्कूल ने कई थॉट्स दिए हैं, सिद्धांतें जो प्रतिपादित की गई हैं। पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए हेनरी फेयोल ने प्रोपाउंड किया है, जबकि शॉप फ्लोर लेवल के लिए F.W. टेलर के सिद्धांत को हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत। पहले हम फेयोल की पृष्ठभूमि को जानते हैं। हेनरी फेयोल का जन्म 1841 में हुआ और उनका निधन 1925 में हुआ। वे माइंस इंजीनियर थे। एक कोयला कंपनी में इंजीनियर के रूप में उन्होंने प्रारंभ में कार्य किया। 1888 में वो मुख्य कार्यपालक के पद पर नियुक्त हुए। उस समय कंपनी दिवालियेपन की स्थिति में थी। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और प्रबंधकीय तकनीकों को लागू कर शक्तिशाली वित्तीय पृष्ठभूमि प्रदान की। निम्न योगदानों के कारण उन्हें साधारण प्रबंध का जनक माना जाता है। इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कार्य का विभाजन। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर व्यक्तियों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं अनुभवों के आधार पर दिया जाता है। बार बार एक ही कार्य को करने से कर्मचारी में विशिष्टता आती है और उनकी कार्यक्षमता और कुशलता बढ़ती है। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व सह संबंधित हैं। अधिकार का आशय किसी क्षेत्र में निर्णय लेने की शक्ति से है तथा उत्तरदायित्व का आशय कार्य के संबंध में दायित्व से है। दोनों के बीच संतुलन का सामंजस्य होना चाहिए। उत्तरदायित्व के बिना अधिकार नकारात्मक परिणाम ला सकता है तथा अधिकार के बिना उत्तरदायित्व से श्रमिक कार्य नहीं कर सकता है, कार्य बाधित होता है। तीसरा है अनुशासन। अधीनस्थों द्वारा संगठन के साधारण नियमों के पालन करने को अनुशासन कहा जाता है। अनुशासन के लिए सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षकों, उचित एवं स्पष्ट नियमों एवं दंड के उचित उपयोग की आवश्यकता होती है। कब क्या करना है, जो वांछित क्रियाकलाप है, वह अनुशासन की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। चौथा है आदेश की एकता।
इस सिद्धांत के अनुसार अधीनस्थ को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होने चाहिए तथा उसी के प्रति उसे जवाबदेह होना चाहिए। इससे उत्तरदायित्व निर्धारण में भी सहायता मिलती है। मतलब एक व्यक्ति केवल एक अधिकारी से कमांड होना चाहिए। नीचे हम रेखा चित्र में समझ सकते हैं, डायग्राम में समझ सकते हैं। एक अधीनस्थ एक अधिकारी द्वारा, अगर एक अधीनस्थ एक से ज़्यादा अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाएगा तो कन्फ्यूज़न होगा, डिस्ट्रस्ट होगा। पांचवा है निर्देश की एकता। यह सिद्धांत कार्य की एकता तथा समन्वय को सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार समान गतिविधि को एक ही समूह में रखना चाहिए तथा उनके कार्य की एक ही योजना होनी चाहिए। दोनों के बीच अंतर अक्सर पूछा जाता है। पहले हम देखते हैं अंतर का आधार और फिर दोनों के बीच अंतर हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर आदेश की एकता, किसी भी अधीनस्थ को एक समय में एक ही अधिकारी से प्राप्त आदेश होने चाहिए तथा उसी के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। जबकि निर्देश की एकता बताता है कि उद्देश्यों वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष एवं एक आदेश अधिकारी होना चाहिए। लक्ष्य के आधार पर हम अंतर करते हैं तो देखते हैं आदेश की एकता में दोहरी अधीनस्थता को रोका जाता है, जबकि निर्देश की एकता में क्रियाओं के अनदेखा होने को रोका जाता है। प्रभाव के आधार पर आदेश की एकता कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है, जबकि निर्देश की एकता पूरे संगठन को प्रभावित करती है। एक प्रश्न दिया गया है, भारत लिमिटेड के उत्पादक प्रबंधक ने एक विक्रयकर्ता को यह निर्देश दिया कि वह उत्पादन विक्रय धीमी गति से करे, जबकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए विपणन प्रबंधक उसे तीव्र गति से माल बेचने के लिए बाध्य कर रहा है। इस प्रकरण में प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है? इस सिद्धांत के उल्लंघन के एक परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो निश्चित रूप से आदेश की एकता का उल्लंघन हो रहा है और इसका परिणाम होगा कार्यकुशलता में कमी। अगला जो हम सिद्धांत देख रहे हैं, सामूहिक हित से व्यक्तिगत हित का महत्व होना। व्यावसायिक उद्यम व्यक्तिगत कर्मचारियों से अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए व्यावसायिक संगठन के हित को व्यक्तियों के निजी हितों के ऊपर माना जाना चाहिए। सातवां है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उचित वेतन दिया जाना चाहिए जो उन्हें कम से कम एक उपयुक्त रहन सहन का स्तर उपलब्ध करा सके। आठवां सिद्धांत है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण से तात्पर्य सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उच्च प्रबंधकों के हाथ में अधिकार होना, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने के अधिकार को निम्न स्तर तक फैला दिया जाता है। इनके बीच उचित संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी संगठन पूर्णतया केंद्रीकृत या पूर्णतया विकेंद्रीकृत नहीं हो सकता है। दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। नौवां, सोपान श्रृंखला। यह सिद्धांत बताता है कि एक प्राधिकार की रेखा है जो आदेश की श्रृंखला तथा संदेश वाहन की श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। उच्च स्तर से दिए गए निर्देश तथा आदेश मध्य स्तर के माध्यम से निम्न स्तर तक पहुंचते हैं। इस श्रृंखला का उपयोग करने से संगठन में आदेश की एकता आती है तथा दोहरे आदेशों के भ्रम से छुटकारा भी मिलता है। इस श्रृंखला का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर एक स्तर पर कार्यरत कर्मचारी समतल पट्टी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, जिसको इंग्लिश में गैंगप्लैंक कहा गया है। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। ऐसे संपर्क से पहले अपने ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेनी होती है और दूसरी शर्त यह है कि मीटिंग के बाद, संपर्क साधने के बाद मीटिंग की मिनट्स को ब्रीफ करना होता है अपने सुपीरियर को।
10वां है उचित व्यवस्था। सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। इससे कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और जिसे जब जहाँ खोजा जाए वो वहीं पाया जाता है। 11वां कर्मचारियों के साथ समता। कर्मचारियों के साथ न्याय, उदारता, मैत्रीपूर्ण एवं समानता का व्यवहार करना चाहिए जिससे इनका अधिकतम योगदान प्राप्त हो सके। प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न जनित हो रहा है, राकेश और रहीम दोनों ही एक ही कंपनी में समान पद पर कार्य कर रहे हैं परंतु राकेश को अधिक वेतन दिया जाता है। प्रबंधक ने किस सिद्धांत की अवहेलना की है यहाँ? तो निश्चित रूप से समता की अवहेलना हुई है। 12वां कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। उन्हें बार बार पद से नहीं हटाया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य की सुरक्षा का विश्वास दिलाना जाना चाहिए ताकि उनका अधिकतम योगदान संस्थान को मिल सके। प्रश्न एक उत्पन्न हो रहा है, एक संस्था में कर्मचारियों की कार्यस्थिति को बार बार बदला जाता है, यहाँ प्रबंध के किस सिद्धांत का हनन हो रहा है? तो आंसर है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। 13वां है पहल। पहल का आशय कोई कार्य किए जाने की आज्ञा लेने के पूर्व कुछ करने से लगाया जाता है। कर्मचारियों को सभी स्तरों पर संबंधित कार्य के बारे में पहल करने की अनुमति होनी चाहिए जिससे वे प्रेरित और संतुष्ट रहें। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव कहते हैं इनको। 14वां है सहयोग की भावना। इसका आशय सामूहिक प्रयासों में तालमेल तथा परस्पर समझदारी से है जिससे कर्मचारियों में सुदृढ़ता आती है। इसे उचित संदेशवाहन एवं समन्वय से प्राप्त किया जा सकता है। कोऑपरेशन निश्चित रूप से किसी भी संस्था के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रश्न जनित होता है, निकिता और सलमान ने अपनी MBA पूरी करने के बाद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में समान स्तर पर कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों कठिन परिश्रम करते थे और अपने मालिक से खुश थे। सलमान में अपने बॉस को प्रभावित करने के लिए अपने साथियों की चुगली करना और उसकी गलत रिपोर्ट करने की आदत थी। संगठन के सभी कर्मचारी इस बारे में जानते थे। निष्पादन मूल्यांकन के समय निकिता का निष्पादन सलमान से बेहतर समझा गया। इसके बावजूद भी उसके जो बॉस थे मोहम्मद शरीफ ने सलमान को पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया। उसके अनुसार निकिता एक स्त्री होने के कारण उच्च पद की जटिलताओं को संभालने में सक्षम नहीं होगी। 2 प्रश्न उठ खड़े हुए यहाँ। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा प्रबंध के किस सिद्धांत का पालन नहीं किया गया, उसे पहचानना है। और दूसरा,